अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज मैं इस्लामाबाद में हूं और शामी साहब लाहौर में हैं। आज आपको बता दूं कि जो अहम खबरें जिन पर हम बात करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त है उसामा बिन लादेन के वो कागजात जो अमरीकी ज़राए से सामने आए हैं, उनमें उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया गया है। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद एतमाद की करारदाद मंजूर हो गई और साथ ही सेनेट में भी वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद मंजूर हो चुकी है। और अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की भी एक करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है PMLN ने। और लियारी जहां अमन व अमान हाथ से निकला जा रहा है। और आप जानते हैं कि नुक्ता नज़र में हमारे साथ होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो उसामा बिन लादेन, वो कहते हैं कि अमरीकी सदर के तैयारे पर हमला करना चाह रहा था मैं। हाँ, वो तो उसामा बिन लादेन तो जो भी चाह सकते थे और कर सकते थे। अब उनकी बरसी जो है पहली, उसके मौके पर अमेरिका ने उनके जो कागजात थे उनका एक तज्जिया जारी किया है चंद लम्हे पहले। जी। अब ये जो कागजात हैं, जो उनका एंटी टेररिस्ट सेंटर है, एक फौजी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, यानी उसके ज़ुम्मे उन्होंने लगाया था। तो 175 सफ़े थे अरबी ज़ुबान में, और अच्छा। इसमें 17 दस्तावेज़ात थी, और इनका तर्जमा करके तो 197 अंग्रेज़ी के सफ़ात बने हैं जो तर्जमा किया गया है। और इसकी एक समरी भी जारी की गई है। तफसील तो बाद में लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन इन कागजात से जो उसामा बिन लादेन का इमेज सामने आता है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो आम तौर पर पाया जाता है। यानी ये जो किलिंग हो रही थी सिविलियंस की, और आलम इस्लाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जहादी तंजीमें जो हैं लोगों को निशाना बनाए हुए थीं, सिविलियंस को निशाना बनाए हुए थीं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी बच्चे, बूढ़े, औरतें, बेगुनाह लोग मारे गए, हस्पतालों पर हमले हुए, मस्जिदों पर हमले हुए, मार्केटों पर हमले हुए। तो ये सारी सूरत हाल जो है, उसामा बिन लादेन इससे खुश नहीं था, और उसको बड़ा बड़ा तासुफ था कि ये लोगों के ऊपर, बेगुनाह लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं। और उसको परेशानी ये थी कि आलम इस्लाम में ये जो जहादी तंजीमें हैं इनके खिलाफ एक रद्द अमल पैदा हो रहा है, और ये क्यों नहीं इस बात को समझ रही। अफ़गानिस्तान की हद तक तो उसका सोच का मरकज़ और था, क्योंकि वहाँ जो फ़ौजें गैर मुल्की मौजूद थीं, शायद उस हवाले से उसके जज्बात बड़े शदीद थे। लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जो कुछ हो रहा था उससे उसको परेशानी थी और बेजारी थी। और शामी साहब, ये जो हमारे यहाँ TTP और दूसरी जमातें कई कह रहे थे कि हम उसामा बिन लादेन को शेख कह के बुलाते थे, उनकी वीडियोस भी इंटरनेट पे भी मौजूद, टीवी पे भी चली, इसका मतलब है कि बराह रास्त जो लिंक था वो स्टैब्लिश नहीं हो रहा उसके साथ, उसामा बिन लादेन के साथ। देखिए, अभी एक तो जो अभी कागजात आए हैं इनमें ये बात भी सामने नहीं आई कि हुकूमत पाकिस्तान से उसका कोई राब्ता था या पाकिस्तानी फौज से कोई राब्ता था। यानी कोई सरकारी राब्ता उसका साबित नहीं हुआ इन कागजात से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, अब जिनमें बैतुल्लाह महसूद जो थे वो अपने आप को इमाम कहने लगे थे, तो उसामा ने लिखा कि ये बैतुल्लाह महसूद जो हैं इनको हम इमाम कैसे मान सकते हैं। भाई, मुल्ला उमर जो हैं उनकी, वो एक मुजाहिद आदमी थे, उनकी तो क़यादत हमने कबूल कर ली थी, और ये बैतुल्लाह महसूद कहाँ से तशरीफ़ ले आए। और फिर इनको, जो अलकायदा के लोग हैं, इनको मेहमान कहा जाता था। ये जो हमारे मुकामी तालिबान हैं इनको मेहमान कहते थे। तो ये बात भी उनको नापसंद थी। वो कहते आलम इस्लाम जो है वो एक है, वो मुसलमान एक हैं, यहाँ मेहमान कौन हुआ और मुकीम क्यों हुआ। वो तो कहते हैं हम तो सब इसी खित्ते के रहने वाले हैं, आलम इस्लाम का हिस्सा है, तो हमें मेहमान को समझा जाता है। तो देखिए, उसामा बिन लादेन के फ़िक्र और फ़लसफ़े की सही अक्कासी या 100% अक्कासी नहीं हो रही थी जो कुछ उसके नाम पर किया जा रहा था। और ये यहाँ तंजीमें हैं, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ के ग्रुप बन गए हैं,
किस किस के इशारे पर ये तंजीमें काम कर रही हैं, किस ग्रुप का किससे राब्ता है, कोई रॉ से राब्ता हो गया है, कोई मोसाद से हो गया है, किसी का CIA से हो गया है, और कि कोई अपने ही जुनून में मुब्तला है। तो ये जो उसामा बिन लादेन के नाम पर ये जो मुख्तलिफ ग्रुप काम कर रहे थे, उसामा बिन लादेन उसको इस तरह ओन नहीं कर रहा था और वो अपने आप तो को शमी इनका साहब, ये हिस्सा जो नहीं समझता वजाहत था। हो गई है, अब जो आपने ये वजाहत कर दी है, आप बता रहे कि उसामा बिन लादेन ने खुद ये वजाहत कर दी कि इन लोगों को इमाम नहीं माना जा सकता, इन लोगों के जो हरकत और अफाल थे इनके ऊपर उसने तासुफ का भी इजहार किया। तो गोया ये नजरियाती बुनियाद तो अपनी खो चुके हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई भी आसानी से हो सकेगी और लोगों के जहन में जो इनके बारे में अश्कालात थे वो भी दूर हो जाएंगे। हाँ, देखिए, एक पहलू ये भी है कि ये लोग जो हैं, जो इन्होंने अपना एक नजरियाती कुव्वत बनाई थी और आम लोगों को ये पैगाम दे रहे थे कि हम तो गोया एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाली एक बैनुल अक़वामी ताकत हैं और आलम इस्लाम को आज़ाद कराना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं। अब ये चीज़ें, सारे दावे सारी तंजीमों के दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए कि मासूम मुसलमान भाइयों को कत्ल करना, उनको निशाना बनाना, ये किस किस्म का जहाद था, किस किस्म का जहाद है। देखिए, जंग के ज़माने में भी जो आपके वो लोग जो जंग में शरीक ना हो, उनको निशाना बनाने की इजाज़त नहीं है। औरतों को निशाना नहीं बना सकते, बच्चों को निशाना नहीं बना सकते, सिविलियंस को निशाना नहीं बना सकते। तो यहाँ तो बेदरेग लोग कत्ल हो रहे थे। तो उसामा बिन लादेन के यहाँ एक बड़ा इस्तराब है सारी सूरत हाल पर, जो पेपर से अब तक बात सामने आई है। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो खुफिया तंजीमें होती हैं, अब हम अपनी तारीख में देख लें, हमारी तारीख में भी बहुत सी ज़ेर ज़मीन तंजीमें बनी हैं और उन्होंने बड़ी तहरीकें चलाई हैं। इनको संभालना, इनको सही रास्ते पर रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुफिया पैगामात के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी वरगला सकते हैं, किसी को भी बहका सकते हैं, किसी को भी डिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ उलमा का एक इज्तिमा रहा है इस बात पर, और हमारी पूरी 1500 साल में, कि खुफिया तंजीमों की हौसला अफजाई नहीं की गई हमारे यहाँ। अच्छा शामी साहब, जी शामी साहब, जो एक मरले पे ये भी तो हो सकता है कि उसामा बिन लादेन ने खुद उसके साथ बराह रास्त लिंक भी जोड़े जाते थे, और ये हो सकता है कि एक मरले में उसामा बिन लादेन ने इन तंजीमों को सपोर्ट किया हो, लेकिन बाद में जब इनके अमाल देखे तो इनसे फिर एब्डिकेशन कर ली हो और फिर कहा हो कि यार इनसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, या इन पर तासुफ का इजहार किया हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए, बात यह है कि उसामा बिन लादेन जो आलम इस्लाम में एक इस्तराब है, उसकी एक अलामत था। जो साम्राज्यी ताकतें जो हैं वो आलम इस्लाम की ताकत को ताराज कर रही हैं, उसके खिलाफ वो एक सदाए एहतजाज थी। ये तो बात दुरुस्त है, और उसका वो उबल रहा था गुस्से से, और उसने ये कुछ जहाद का जो जज्बा है वो पैदा किया, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, अल कायदा के नाम पर जो कुछ किया जाता रहा और जो उसामा बिन लादेन से मंसूब किया जाता रहा, वो आप नहीं कह सकते कि सब का सब उसका था। और ऐसे महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव राब्ते में भी नहीं था दूसरी तंजीमों के। तो अब बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि आप ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। अब तो जो तंजीम बन गई, अल कायदा के नाम पर जो ग्रुप ऑर्गेनाइज हो गए, और उनके अंदर भी मालूम होता है कि मुख्तलिफ सोच मौजूद थी, उनके भी मुख्तलिफ ग्रुप थे। तो हर एक जो है वो अपने अपने तरीके से काम करता है। लेकिन उसामा का जो शामी साहब, अमरीकी मौकफ भी कमजोर नहीं हुआ उसामा के बारे में, कि जो उसामा को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बताना और 9/11 का जिम्मेदार करार देना, वो मौकफ, उस मौकफ में भी कुछ कमजोरी वाज़ेह नहीं हुई इन दस्तावेजात से जो खुद उन्होंने दी हैं? पहली तो ये दस्तावेजात अभी अमरीकी हवाले से हमारे सामने आई हैं, और दूसरी बात यह है कि हम इसको अभी ये नहीं कह सकते कि उसामा बिन लादेन का बिल्कुल ही कोई ताल्लुक जो था वो इस तरह की तहरीकात से नहीं था। उसके अंदर एक जहादी जोशो खरोश तो मौजूद था, और उसने किस तरीके से काम का आगाज़ किया और कैसे वो आगे बढ़ा और कैसे वो पीछे हटा, अब ये तो एक पुरस्कार कहानी है अभी तक। अभी उसके पर्दे खुलेंगे तो मामला वाज़ेह होगा।
शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे एतमाद की उन करारदादों पे जो वजीर आजम पर मंजूर हुई हैं, उन पर एतमाद के इजहार की, जो सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आज सेनेट में और कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदादें मंजूर हुई हैं। शामी साहब, ये तो लगता है कि इंदिरा गांधी के पैरोकार बन गए हैं, उनके तर्ज अमल पर अमल कर रहे हैं। जैसे आपने कल इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया था और बताया था उन्होंने क्या किया, मुझे तो अब ये लग रहा है ये भी वही कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने किया। अच्छा, इससे पहले कि इंदिरा गांधी का जिक्र करें और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ओसामा बिन लादेन ने, ये जो फैसल शहजाद नामी नौजवान था ना, अमेरिकी शहरी, जो यहाँ आके हमारे कबायली इलाकों में, उसने कहा था मैंने तरबियत पाई है और वहाँ बॉम्ब चलाना चाहता था, वहाँ न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर के पर, या शायद तो जी बिल्कुल, वो करीब एक स्टेशन वैगन ले गया। उसामा ने ये अपने कागजात में लिखा है कि ये इसने पहले कहा था कि ये अमेरिकी शहरी नहीं है, क्योंकि अमेरिकी शहरियों को हम अपने अंदरूनी हल्के में दाखिल नहीं करते, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमेरिकी शहरी था। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने ये क्या किया, तो उसने कहा मैंने झूठ बोला था। तो उसने इस बात पर तासुब का इज़हार किया है कि अब इस तरह के झूठ बोलने वाले जो हैं वो भी हमारी सफ़ों में घुस आए हैं या हमारी सफ़ों में दाखिल हो गए हैं या हम उन्हें अपना बैठे हैं। तो ये इससे नज़र आता है कि ओसामा बिन लादेन की जो फिक्री साख थी वो बहरहाल अपनी असल से बहुत ज़्यादा हटी हुई नहीं थी। एक बात, अब आइए देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको इस वक्त कौमी असम्बली में और सेनेट में अक्सरियत का एतमाद हासिल है। मैं पाकिस्तान के मामलात को जब देखता हूं बड़ा हैरान होता हूं। यहां आप पाकिस्तानी फौज की क़यादत के बारे में कोई गुफ्तगू कर दें, शोर मच जाता है, फौज का एहतराम नहीं किया जा रहा। यहां कोई सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया के बारे में कोई अज़हार ख्याल करें, तौहीन अदालत की दुहाई मचती है। जो अवाम है उनकी तौहीन का कोई नोटिस नहीं लेता। अवाम के जो मुंतखब अदारे हैं, जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, जो सेनेट है, ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि जो उठे इनको घर भेज दे, जो उठे इनको कोई चपत लगा दे, जो चाहे कोई फौज वाला उठे और चाहे कोई पुलिस वाला उठे। यानी ये जो रवैया है ये तब्दील करना होगा। और सेनेट ने और कौमी असम्बली ने तो बता दिया कि हम यूसुफ रज़ा साहब के साथ हैं। ये और बात है कि जो मामलात अदालत में हैं वो तो वहाँ तय होंगे, और अगर ये सेनेट और कौमी असम्बली इसी तरह साथ रहें तो फिर कोई आइन में तरमीम भी हो सकती है। कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी कोई मुअस्सर बे माजी आप तरमीम कर सकते हैं, कानून ला सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है वो वजीर आजम के खिलाफ नहीं हो सकेगी, या वजीर आजम को नाअहल नहीं करार दिया जा सकेगा। ये सारे काम हो सकते हैं। दबाव डालने का भी तो एक हथकंडा है ना सर। नहीं, दबाव डालने पर दबाव डालने का भी तो एक तरीकाकार है। तरीका और चीज है, जब अभी अपील में जाना है मामला, तो देखिए सियासतदान जो है ना वो तो अपनी सियासत से दबाव डालेंगे ना। अब वो जमाने लद गए। आज मेरी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से बात हो रही थी। एक तो उन्होंने आपके नजर एक शेर किया है, उस शेर में कुछ वजन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। मैंने वो नासिर बशीर साहब नौजवान हमारे शायर हैं, मैंने कहा यार जरा इसका वजन ठीक करना, तो वजन ठीक हो गया। होता है तेरे शहर में पत्थर का कारोबार, होता है तेरे शहर में पत्थर का कारोबार, एक मैं ही खुश नसीब हूं आईना साज हूं। वाह, तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो अपने आप को आईना साज समझ रहे हैं। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह है शीशा गरी का। तो बात यह है अच्छा शामी साहब, एक तरफ हम कहते हैं कि अपोजिशन जो है उनके ऊपर दबाव डाल रही है वजीर आजम के अखलाकी पॉइंट पर और कह रही है कि आप रिजाइन कर दें। दूसरी तरफ ये भी तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ना अदलिया को। देखिए प्रीएम्प्ट क्या करना है भाई, वो तो मुकदमा कायम हो गया, एक फैसला भी आ गया अधूरा सा। अब वजीर आजम का कहना यह है कि हमने 58B2 जो आमरों ने सदर मुमलकत को इख्तियार दिया था वो वापस ले लिया है। सदर ने खुद इख्तियार वापस दे दिया है। गोया अब कोई फर्द वाहिद असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। असेंबली को तहलील करेगी खुद असेंबली, कायदे ऐवान, वजीर आजम
और कोई ताकत तहलील नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जो इख्तियार सदर से ले लिया गया है वो ना अपोजिशन को दिया जा सकता है ना किसी दूसरे अदारे को दिया जा सकता है। कोई मत ये समझे कि जनाब हम असेंबली को तहलील कर सकते हैं, हम असेंबली में खलल डाल सकते हैं, यह इख्तियार कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बात उन्होंने ये कही। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैंने तो दस्तूर की हिफाजत करनी है और दस्तूर ने इस्तिस्ना दिया हुआ है सदर मुमलकत को, अब मैं सदर मुमलकत के इस्तिस्ना की हिफाजत करूंगा। ठीक है। और इसका एक मतलब ये कि जो सदर के इस इस्तिस्ना को चैलेंज करे, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, ये दस्तूर के ताबे हैं, दस्तूर इनके ताबे नहीं है। पार्लियामेंट तो दस्तूर में तरमीम कर सकती है, कोई और अदारा तरमीम भी नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट को दस्तूर के मुताबिक काम करना है, दस्तूर को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं काम करना। यह उनका नुक्ता नजर है और वो खासी शिद्दत से इस पर कायम है। और अब देखिए आगे जो भी होता है। ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम वजीर आजम के साथ और शामी साहब की क्या गुफ्तगू हुई इस पर मजीद बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे वजीर आजम की गुफ्तगू जो शामी साहब से हुई। शामी साहब, वजीर आजम ने आपको ये नहीं बताया कि जनूबी पंजाब के बारे में वो कितने सीरियस और कब तक इसको सूबा बनाना चाहते हैं अलग? देखिए वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, वो तो आप कौमी असम्बली में बता दिया है, रेजोल्यूशन जो पास हुआ है कौमी असम्बली में। अब ये अगरचे ये सूबा तो नहीं बनेगा इससे, लेकिन एक फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं वो सियासी, और अपने हरीफों से निपटने का एक तरीका ढूंढा गया है। देखिए उन्होंने ये जो सूबा है ना, ये तो कौमी असम्बली की करारदाद से नहीं बनने वाला, दस्तूर में जो तरीका दिया गया उसी के मुताबिक बनेगा। पंजाब असम्बली पास करती रहती है ना कालाबाग डैम के हक में करारदादें, उसकी बुनियाद पर कभी कालाबाग डैम नहीं बना, ना बनेगा, उसका एक अपना तरीका होगा कंसेंसस से। तो सूबा भी कंसेंसस से ही बनेगा। लेकिन ये एक सियासत है, अब जनूबी पंजाब में एक सेंटीमेंट पैदा किया जा रहा है और मुस्लिम लीग को घेरने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको कर्ज करूं कि वजीर आजम बड़े जज्बाती थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने NRO किया सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के साथ, और अच्छा हाँ, उन्होंने कहा जनाब ARD बनाई हमारे साथ मिलके और फिर उसके दबाव से जद्दा चले गए। तो उन्होंने कहा वो तो उम्र कैद की सजा थी उनको, कौन सी कोर्ट के ऑर्डर पे वो गए हैं मुझे दिखाया जाए, और कौन सी अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दी है। किस तरह एक उम्र कैद का जो कैदी है वो बैरून मुल्क जा सकता है जेल से। और फिर उन्होंने कहा देखिए मुझे नवाज़ रसूलुल्लाह खान ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद अब मैं किसी कारोबारी आदमी के साथ सियासी मामला नहीं करूँगा। तो वो एक बड़े जज्बाती तौर पर वो बरस रहे थे अपने हरीफों पर। लेकिन ये तो बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब और उनके दरमियान का मामला है। मुझे वजीर आज़म के ख्यालात जो हैं कोई उनके साथ इत्तफाक नहीं है 100%। मैं तो उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आप जज्बाती ना हो जाएं जी। और मुमकिन है आपने कहीं वोट भी दे दिया हो जाके सुबह। देखिए तो ये जो देखिए ये तो अब लड़ाई आगे जाएगी, और अगर कौमी असम्बली और सेनेट वजीर आज़म के पीछे रहेंगी, उनके इत्तेहादी मौजूद रहेंगे, तो आईनी तरीके से तो उनको फारिग नहीं किया जा सकेगा। और अगर वो तरमीम करने की पोजीशन में होंगे तो लड़ाई को और तूल दे देंगे। लेकिन अभी तो लगता यह है कि बजट पास तो कराएंगे वो उस वक्त। उन्होंने कहा जनाब अजीब बात है, वजीर आज़म को 3 बार सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो फैसला मुकम्मल ही नहीं था। भाई फैसला तो पूरा लिख लेते, 2 पैराग्राफ सुना दिए। तो ये वो कह रहे थे, और उनका तो कहना यह था कि मेरी चार्जशीट और थी, फ्रेम और किया गया, चार्ज सजा मुझे और दी गई। लेकिन ये तो वो बहस है जो एतजाज अहसन साहब ने उनको बताई है और वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। हमारी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी कि आप लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाना और वकला तहरीक की याद ताज़ा करना भी आसान नहीं होगा। जो 3 सूबे दूसरे हैं पंजाब के अलावा,
वहां कोई अभी हलचल नजर नहीं आ रही। और लेकिन पंजाब, शामी साहब एक और भी तो बात है ना, पंजाब का भी तो घेराव हो रहा है ना, जब जिस तरह की ये करारदादें पेश की जा नहीं रही हैं, नहीं जनूबी पंजाब को काट दो नहीं नहीं, और वो बाकी सारे सूबे मिलकर यूं लग रहा है क्लोजिंग इन ऑन पंजाब हो रही है। नहीं, देखिए कोई सूबा बनाना तो कोई जुर्म नहीं है ना। अगर जनूबी पंजाब के लोग चाहते हैं और यहाँ पंजाब में बैठ के अफाम तफहीम से बात तय हो जाती है तो सूबा बनाया जा सकता है, उसमें कोई मजाका नहीं है। वो भी हमारे वैसे ही पंजाबी भाई हैं जैसे हम आप आपस में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इतने जज्बाती ना हो। लेकिन असल ये बात है कि ये सियासी मामलात हैं, अब आगे चलेंगे। मेरी तो गुजारिश ये होगी अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी कि आपस में मिल बैठकर कोई आईन के दायरे में हल तलाश कर ले सूरत हाल का। कोई झगड़ा जो है ना वो कोई अच्छी चीज नहीं है बढ़ाना। ये कभी बताएंगे आपको कि तारीख में क्या होता रहा है। और शामी साहब जो नहले पे, ये जनूबी पंजाब के नहले पे एक दहला कह लें या नहले से कोई छोटा पत्ता कह लें कि बहावलपुर, हजारा, जनूबी पंजाब, फाटा, इनको भी हम सूबा बनवाएंगे, ये कहती है पीएमएलएन। चलिए पीएमएलएन को मुबारक, वहां सूबे बनवा ले ना, उस करारदाद से वो सूबे बनेंगे ना ये बनेगा। लेकिन जनूबी पंजाब में जरा सेंटीमेंट और हजारा में सेंटीमेंट जरा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। बहरहाल अब देखिए सियासतदानों की बातें वही जाने। जी शामी साहब, लियारी, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। लियारी, अब तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और अपने ही माजी के कारकुनों पर उन्होंने अब इनाम भी, हेड मनी भी लगा दी है। अब डू यू थिंक कि ये मामला कहीं सिमटता हुआ नजर आ रहा है लियारी का, कहीं लियारी की आग दूसरी जगह तो नहीं फैल जाएगी? देखिए लियारी जो है अब 7वां दिन हो गया है शायद वहां ऑपरेशन का, और ये ऑपरेशन पुलिस कर रही है, सीआईडी और दूसरे पुलिस के दूसरे शोबे जो हैं, और इसमें पुलिस वाले जो हैं शहीद भी हुए हैं और दूसरे लोग जो हैं वो भी लुकमा अजल बने हैं। अब अभी तो आईजी ने कहा है कि कल एक आध दिन में हम इसे ख़त्म कर देंगे, हो सकता है कल ख़त्म हो जाए। मगर इसकी जो वजूहात हैं और इसके जो नताइज हैं वो तो एक बड़ी तवील गुफ्तगू चाहते हैं। ये पीपल्स पार्टी का बड़ा मजबूत हल्का है। भुट्टो साहब भी यहाँ के लीडर थे, बेनज़ीर भुट्टो भी यहाँ की लीडर रही, और अब बिलावल भुट्टो जो हैं जरदारी, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना है। तो वो पीपल्स पार्टी का एक किला है लियारी। लेकिन इस किले में आप ये तो देखिए कि जिस तरह रॉकेट लॉन्चर्स आए, जिस तरह असला इकट्ठा हुआ, पुलिस पर जिस तरह हमले हुए, ये सब कैसे हो गया? और अगर ये तवज्जो नहीं दी जाएगी तो कराची में कई बस्तियां ऐसी हैं जहां इस तरह की सूरत हाल जो है दरपेश हो सकती है। और कराची छोड़ें, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे किले बन रहे हैं, असला लोग जमा कर रहे हैं, ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और लड़ने मरने की तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी बदनज़मी है, बद इंतज़ामी है, हमारी गफलत है, और हमारी जो है कि आप इसको क्या क्या कहेंगे, जो कुछ भी नाम दे लें आप, ये हमारी रियासत ने काम दुरुस्त नहीं किया। करप्शन जो है वो उसकी दीमक चाट चुकी है। पुलिस को देख लें और दूसरे अदारों को देख लें, उनकी नाक तले ये सब कैसे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और वहां पे रॉकेट लॉन्चर्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, और शामी साहब कराची में दीगर बलोच आबादियां भी हैं और यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी डिस्टर्बेंस है। इसलिए आपको नहीं लग रहा कि यह मामला कराची में वो जो सिर्फ एमकेएम ओरिएंटेड होता था अब शायद पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड हो जाए? नहीं, देखिए बात यह है कि ना तो ये पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड होना चाहिए, ना एमकेएम ओरिएंटेड होना चाहिए, ना ये जो हमारी एएनपी है। जो भी जराइम पेशा लोग घुस गए हैं, असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम सियासी जमातों को अपने आप को अलग कर लेना उनसे चाहिए। यही एक रास्ता है जिस पर चलकर आप आगे बढ़ सकेंगे। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम सवालात जो अपने व्यूअर्स के हैं वो लेंगे और उन पे शामी साहब का नुक्ता नजर जानेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। चलते हैं हम अपने कॉलर्स की तरफ और सबसे पहले हमारे साथ हैं मुमताज अहमद साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हुजूर। जनाब आली। जी जी। मुमताज अहमद साहब हैं या मुमताज ताहिर साहब हैं? जी मुमताज अहमद ताहिर। मुमताज अहमद ताहिर। अच्छा। फरमाएं जनाब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि
अदलिया का वकार तो अल्लाह करे हमेशा बुलंद रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो सड़कों पर खुलेआम फिरते हैं, मगर एक जय्यद आलिम दीन का आलिम बेटा साहबजादा सैयद हामिद सईद काज़मी साल सवा साल से बेगुनाही की कैद काट रहा है। अब तो FIA ने ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश कर दी है कि काज़मी साहब के खिलाफ एक इल्ज़ाम भी सच साबित नहीं हो सका। दूसरी अहम बात कानून ये है कि उम्र कैद तक की सज़ा का ऐसा ऑफेंस जिसका ट्रायल 1 साल में मुकम्मल ना हो सके उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। काज़मी शाह साहब पर कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं हो सका, उनका केस तो बरीयत का बनता है। ताहम अगर अदालत इस मसले पर उन्हें बरी करना मुनासिब नहीं समझती तो जमानत पर रिहाई तो उनका कानूनी हक मगर है। मुमताज साहब, आपने उनकी जमानत की दरख्वास्त मूव की है? जमानत की दरख्वास्त पहले एक दफा मेरे ख्याल में पेश हुई थी, अब तो 1 साल गुजर गया, तो अब यकीनन उनके वकील कर रहे होंगे। मैं तो एक उनका अकीदतमंद हूँ और उनके अल्लाह ताला आपकी अकीदत को सलामत रखे। आप हामिद सईद काज़मी साहब को मेरा सलाम कहिएगा, मुझे भी वो बड़े याद आते हैं, ना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस बेचारे गरीब मौलवी और गरीब आलिम दीन जो है उसकी तरफ भी तवज्जो कर सके। मुझे आप दुआ करें, इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। रागिब साहब हैं अमेरिका से। जी अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हजूर। साहब वज़ीर आज़म साहब के लिए हाँ जी हजूर। शेर के जवाब में हाँ जी ये कहना पसंद करूंगा कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वाकई उनको सजा जो दी गई है उस फर्ज जुर्म की नहीं है जो उन पर आयद की गई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जानबूझकर किया है या ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक है? देखिए, अब ये अभी फैसला करना बाकी है। जब वो अपील में जाएंगे, ये नुक्ता उठाएंगे तो उसका जवाब उनको मिल जाएगा। अब इस वक्त तो हम इस मुकदमे के मुंदरजात पर बहस नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उन्हें अपील में जाना चाहिए और वहाँ मालूम हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। मुश्ताक साहब हैं झंग से। जी मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर हाँ जी हुजूर, हुक्म करें। जनाब, बात यह है कि हमारे पे पहले मुसीबतें कम थी कि ये सराकी सूबा बन रहा है, और वो तो अपने पहाड़ जो ऊपर कर रहे हैं, हम तो पहाड़ के नीचे आ जाएंगे सर, हम तो बचेंगे नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से? झंग से सर। नहीं, झंग तो बन रहा है, ये झंग जो है सूबा हमारा तो हमें डुबा देगा। नहीं, झंग जो है वो उधर जाएगा या इधर आएगा? हाँ, जो बनेगा फिर ये तो डुबा देगा। दूसरी बात नहीं, आप ये बताएं, झंग जनूबी पंजाब में है? जी, मैं जनूबी पंजाब से हूँ जनाब। जनूबी पंजाब में जो सराकी सूबा बन जाएगा, हम तो पहाड़ के नीचे आ जाएंगे। नहीं, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, आप खुद पहाड़ हैं, आपके नीचे आएंगे लोग। बहावल नगर से मोहम्मद जुनैद साहब हैं। जनाब अली मोहम्मद जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या सलाम। हाल चाल है सर? शुक्र है अल्लाह का जनाब। सर मेरा एक तो ये सवाल है, जो उसामा बिन लादेन की तरफ से आप बात कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो ये जो हमारे एक वजीर ने कल एक खबर ब्रेक की है, तो ये एक मजाक खैर खबर है। एक मेरा ये सवाल है, और सूबों की बात मुझे ये बता दिया जाए सर, MQM कौन से कानून के तहत पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है? अच्छा, अब आप पहली बात तो ये सुन लें, उसामा बिन लादेन के बारे में जो अहमद मुख्तार साहब ने बयान दिया है वो ताज़ा ईजाद नहीं है। ये एबटाबाद के ऑपरेशन के बाद हमारी हुकूमत ने ये कहना शुरू किया था कि हमने उस तक पहुंचने में मदद दी है। उसको जो सिम तलाश की थी हमने, जो आदमी वहाँ आता जाता था उसकी, वो हमने अमरीकी हुकाम को फराहम की थी। अब ये उस वक्त की बातें हैं, बाद में उन्होंने बयानात जो हैं उनमें कुछ हेर फेर कर लिया। अब फिर तरंग में आके उन्होंने बयान दिया है, इसकी कोई मैं ख़ास अहमियत नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि MQM ये इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी की, और इत्तेहादी जमात होने की वजह से कोलिशन में शरीक है, और सूबाई असम्बली जो सिंध की है उसकी दूसरी बड़ी जमात है, इसलिए वहाँ भी हुकूमत में शरीक है। जी लियाकत साहब हैं सियालकोट से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। वालेकुम सर। हाँ जी फरमाएं। जी वालेकुम।
ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान पीपल पार्टी का कारकुन हाँ ते मेरा पिंड है गांव में तहसील पसरूर चाड़ बाजवा गांव का नाम है, हल्का नंबर 114। ठीक है जी। चौधरी गुलाम पास साबिक सूबाई वजीर वो हमारे हल्के के पीपल पार्टी चलो के ठीक नुमाइंदे है, ने। आगे बताए ना करना क्या है फिर। सर गुजारिश है ते अपना वजीर आजम साहब जरदारी साहब इस्लामाबाद बैठ के मुल्क की सूरत हाल तो देख नहीं रहे पे, उधर लियारी में क्या हो रहा है, दूसरे शहरों में क्या हो रहा है जी। इधर बहुत इतनी मतलब हमारे गांव में जरूरत है ना साफ पानी की, गांव के स्कूल की प्रॉब्लम है। ठीक है, इन चीजों वाले ये शामी साहब से आप मेरी तो- गुजारिश है पे इन जी, लोगों जी, ये आपका जनाब जरदारी साहब और गिलानी साहब अपने कारकुनों की बात भी सुने, इनको पानी का पीने जी, का साफ पानी दें। असलम भट्ट साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। जी असलम भट्ट साहब। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम साहब सलाम। मैं आपको ले जाऊं 72 73 में अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इंतजाम चल रहा था। आगा शोरश कश्मीरी ने एक बात कही थी कि मैं सोचता हूँ कभी सदर ममलकत से कहूँ छुपे हुए हैं कई सांप आस्तीनों में, हैं? छुपे हुए हैं कई सांप आस्तीनों में। हाँ चलिए, तो फिर क्या आप सांपों से जी। मुखातिब हैं या सदर मुमलकत से मुखातिब हैं या आस्तीन से मुखातिब हैं? जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। फिक्र ना करें। जी शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से, मैं इसी जगह से नहीं बल्कि लाहौर से, मगर शाम साहब आप खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।